नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं। हम गोता लगाएंगे धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता के कुछ बेहद अहम और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाले अंशों में। जी हाँ। और ये वो अंश है जो हमें चंदर और सुधा के उस रिश्ते की कहानी बताते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसे समझना आज भी उतना ही मुश्किल और जरूरी लगता है। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत कुछ है। अनकहा प्यार है, गहरा समर्पण है, त्याग है और एक कसक जो शायद कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। तो हम चलेंगे इलाहाबाद की उन गलियों में, प्रोफेसर साहब के घर के उस नीम के पेड़ की छांव में जहाँ एक कहानी पनपती है। हाँ, और देखेंगे कि कैसे चंदर, वो होनहार छात्र, और सुधा, प्रोफेसर की बेटी, उनके बीच ये जो बंधन बनता है वो कैसे हालात और समाज की दीवारों से टकराता है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन हिस्सों के जरिए उनके रिश्ते की गहराई को समझना है। वो दीवारें कौन सी थीं और उनके प्यार और त्याग का मतलब क्या था। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं इस भावनात्मक पड़ताल को। तो कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद में प्रोफेसर शुक्ला के घर से। चंदर वहीं पला बड़ा है, एक तरह से घर का ही सदस्य है। हाँ, और सुधा, प्रोफेसर की बेटी, उसके साथ उसका एक बहुत ही स्वाभाविक गहरा सा अपनापन है। वो अक्सर साथ होते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं। ये दोस्ती तो है, पर शायद उससे कुछ ज्यादा भी। जी, लेकिन उसे कोई नाम नहीं दिया गया। शायद वो खुद भी नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। फिर सुधा कॉलेज जाने लगती है। चंदर उसकी किताबों का, उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखता है। और यहीं एक बड़ी प्यारी सी बातचीत है। हाँ, वो सुधा पूछती है मजाक में ही सही, चंदर अगर मैं बहुत बड़ी बन जाऊं तो तुम मुझसे बात करोगे? और चंदर का जवाब भी उतना ही मासूम, अगर तुम बड़ी बन गई तो मैं और बड़ा बन जाऊंगा सुधा। उनकी वो हंसी, उसमें जैसे एक अनकहा विश्वास झलकता है ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये बातचीत जितनी मासूम लगती है, इसके पीछे वो सामाजिक ढांचा काम कर रहा है। चंदर की स्थिति, वो प्रोफेसर के घर पर एक तरह से आश्रित है, भले ही बेटे जैसा प्यार मिलता हो। हाँ। और सुधा प्रोफेसर की बेटी है। तो ये जो बड़ा बन जाने की बात है, ये कहीं ना कहीं उस सामाजिक और आर्थिक अंतर को छूती है। ये सिर्फ मजाक नहीं है। अच्छा, मतलब ये चंदर के मन की कोई छिपी हुई इच्छा भी हो सकती है कि वो सुधा के बराबर आ सके? हाँ, कह सकते हैं कि वो सिर्फ संरक्षक ना रहे। खैर, ये एहसास धीरे धीरे और गहरा होता है, खासकर सुधा की तरफ से। हाँ, कहानी में जिक्र है कि वो छोटी छोटी बातों में चंदर की राय लेने लगती है, उसकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती है। और वो जलन, जब चंदर किसी और लड़की से बात करता है तो सुधा का चेहरा उतर जाता है, एक खामोश सा हक जताने लगती है वो। और फिर वो बारिश वाली शाम, वो तो कमाल का सीन है। हाँ, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। सुधा खिड़की पर खड़ी है और अचानक पूछ लेती है, तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो चंदर? सीधा सवाल। हाँ, और चंदर का जवाब देखिए, सीधा नहीं है। वो कहता है, शायद इसलिए कि मैं तुम्हें बुरा लगने से डरता हूँ। ये जवाब, इसमें पूरा रिश्ता सिमट गया है। एक तरफ सुधा की भावनाएं हैं जो अब शायद छिप नहीं रही, और दूसरी तरफ चंदर का ये डर। हाँ, ये डर, ये सिर्फ सुधा को खोने का डर नहीं है, ये समाज का डर है, प्रोफेसर साहब के भरोसे का डर है, और शायद अपने ही जज्बातों की गहराई का भी डर है। उसे लगता होगा कि अगर नाम दिया तो शायद, हाँ, शायद वो पवित्रता, वो मासूमियत खो जाएगी। ये डर ही उनके रिश्ते की वो गांठ है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती। भारती जी ने बारिश का इस्तेमाल भी कमाल किया है यहाँ, जैसे उनके अंदर का तूफान बाहर बरस रहा हो। और इसी कश्मकश के बीच वो मोड़ आता है जो सब बदल देता है। सुधा की शादी। हाँ, प्रोफेसर शुक्ला सुधा की शादी तय कर देते हैं। शायद उन्होंने भी कुछ भांप लिया हो, या बस अपनी जिम्मेदारी समझकर। और चंदर, उस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, पर वो बाहर से एकदम शांत पत्थर जैसा। उसकी वो चुप्पी अंदर के शोर से ज्यादा तेज है। जी। सुधा भी टूटी हुई है, पर वो भी चुप है। वो चंदर से पूछती है, चंदर अगर मैं चली गई तो तुम अकेले रह सकोगे? और चंदर का वो जवाब, नजरें झुकाए हुए, तुम रहो या न रहो, तुम्हारी आदत रह जाएगी। उफ, ये आदत, एक शब्द में पूरी जिंदगी का दर्द है। शादी का दिन, विदाई का सीन, वो तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, सुधा की आंखों में आंसू, होठों पर झूठी मुस्कान, और दूर खड़ा चंदर जो अंदर ही अंदर बिखर रहा है। अंशों में है कि चंदर सोचता है सुधा अब किसी और की हो गई थी, पर उसके हर आंसू, हर याद अब भी मेरी थी। ये देखिए, ये कैसी कश्मकश है। वो सुधा पर अधिकार खो चुका है, पर उसकी यादों पर, उसके दुख पर अपना हक समझता है।
यहीं शायद उसका वो त्याग शुरू होता है जो जिंदगी भर उसे सालता है। इसके बाद चंदर के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है। वो इलाहाबाद छोड़ देता है। हाँ, जैसे उन यादों से भागना चाहता हो। खुद को पढ़ाई में, फिर समाज सेवा में लगा देता है, भूलने की कोशिश। लेकिन क्या वो भूल पाता है? होता उल्टा है। दूरी यादों को और गहरा कर देती है। वो आदत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, उसका हर काम कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही सुधा की याद से जुड़ जाता है। वो भागने की कोशिश में और उलझता जाता है। कुछ रिश्ते वक्त और जगह से परे होते हैं, वो अंदर बस जाते हैं। फिर कई साल बीत जाते हैं। कहानी में एक और मुलाकात होती है जब सुधा कुछ वक्त के लिए वापस आती है। हाँ, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सुधा अब एक परिपक्व, शादीशुदा स्त्री है। पर कहानीकार कहते हैं कि आंखों में वो पुरानी चमक कहीं बाकी है। और चंदर, वो भी बदल गया है। ज्यादा गंभीर, ज्यादा खामोश। उसकी मुस्कान में एक उदासी सी है। उनकी मुलाकात होती है, पर बातें कम, खामोशी ज्यादा। एक लंबी चुप्पी के बाद चंदर बस इतना ही पूछता है, तुम खुश हो? और सुधा का जवाब, वो भी सीधा नहीं, शायद अगर तुम खुश हो। जैसे उनकी खुशी अब भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इतने सालों बाद भी। हाँ, वो धागा टूटा नहीं है। उनकी मुस्कान के पीछे वही अधूरापन तैरता है। अंशों में चंदर की तन्हाई का जिक्र है। वो खुद से बातें करता है, जैसे सुधा अब भी उसके आसपास हो। कभी कहता है, सुधा तुम चली गई पर तुम्हारी खुशबू अब भी कमरे में है। जब दोस्त पूछते हैं कि क्यों खोए रहते हो, तो कहता है, कभी किसी को सच में चाहो, फिर पूछना क्यों खोया हूं। ये उसकी अंदरूनी दुनिया है जहाँ सिर्फ सुधा है। और सुधा बाहर से उसकी दुनिया पूरी लगती है, पति, घर, समाज। लेकिन अंदर से कहानी बताती है कि नहीं, वो भी अधूरी है। वो भी अक्सर खोए रहती है, सोचती है काश चंदर यहाँ होता, वो मुझे समझ लेता बिना बोले। हर त्योहार, हर बारिश उसे चंदर की याद दिलाती है। यहाँ समय का असर साफ दिखता है। दोनों बदल गए हैं, उनकी भूमिकाएं बदल गई हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो है उनके बीच का वो अनदेखा भावनात्मक रिश्ता। यही उनके जीवन का विरोधाभास है। बाहर अलग जिंदगियां, अंदर से उसी पुराने बिंदु पर अटके हुए। और फिर कई साल बाद एक साहित्यिक सम्मेलन में वो फिर मिलते हैं। किस्मत देखिए, नजरें मिलती हैं और जैसे वक्त थम जाता है। सुधा कहती है, तुम अब भी वैसे ही हो चंदर। और चंदर का जवाब, वो उनके रिश्ते की पूरी त्रासदी को समेट लेता है। वो कहता है, नहीं सुधा, अब मैं सिर्फ एक याद हूं। सिर्फ एक याद। ये कितनी गहरी बात है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, वो मान चुका है कि वो चंदर जिसे सुधा जानती थी वो अब नहीं रहा। जो बचा है वो बस एक परछाई है, अतीत का हिस्सा। हाँ, उसके अंदर की टूटन, उसके अधूरेपन की ये स्वीकृति है। इस मुलाकात की खामोशी में न जाने कितने अनकहे सवाल दबे हुए हैं। इसी मुलाकात में चंदर सुधा से कहता है, तुम मेरी जिंदगी की वो किताब हो जिसे मैंने कभी बंद नहीं किया, बस पढ़ना छोड़ दिया। क्या खूब कहा है। रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस उसे जीने का सिलसिला थम गया है। ये सुनकर सुधा की आंखें भर आती हैं। वो हिम्मत करके चंदर का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, वो बड़ा सवाल, अगर समय वापस लौट आए तो क्या फिर वही करोगे? और चंदर का जवाब, वो उनके प्रेम की परिभाषा ही तय कर देता है। वो कहता है, हाँ सुधा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था, ना कि तुमसे पाने की इच्छा। यहाँ प्रेम एक अलग ही स्तर में पहुंच जाता है। ये स्वार्थ रहित प्रेम है, देने वाला प्रेम, पाने की इच्छा से मुक्त। बिल्कुल। उसका ये कहना कि वो फिर वही करेगा, ये दिखाता है कि उसका त्याग मजबूरी नहीं थी, उसके प्रेम का स्वभाव था। यही वो गुनाह की धारणा को भी चुनौती देता है। क्या ऐसा प्रेम गुनाह है? इसके बाद उनके रास्ते फिर अलग। हमें पता चलता है कि चंदर एक पहाड़ी गांव में बच्चों को पढ़ाने लगता है, जैसे दुनिया से एकदम कट गया हो। शाम को ढलते सूरज को देखकर सोचता है, देखो सुधा, सूरज रोज लौटता है, पर कुछ लोग कभी नहीं लौटते। ये दर्द अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और सुधा, वो अपने भरे पूरे घर में अकेली कभी कभी चंदर के नाम खत लिखती है, पर भेजती नहीं। हाँ, उन्हें डायरी में रख लेती है, जैसे वो इस अधूरे रिश्ते के मौन सबूत हों। दोनों अपने अपने तरीके से उस अतीत को ढो रहे हैं। चंदर का प्रकृति में जाना, सुधा के वो अनभेजे खत, ये सब अतीत के असर को दिखाते हैं। वो खत तो जैसे एक ऐसा संवाद है जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। और फिर कहानी का अंत, वो अंतिम मिलन। हाँ, जहां शायद सारे धागे आकर जुड़ते हैं या और उलझ जाते हैं। जगह वही है,
प्रोफेसर का घर, पर माहौल बहुत भारी है। सुधा बिस्तर पर है, बहुत बीमार। और दरवाजे पे चंदर कांपते हाथों से। सुधा आंखें खोलती है, उसे देखती है और बस इतना कह पाती है, चंदर, तुम आ गए। इतने सालों बाद? चंदर पास बैठता है, आंसू रोकता हुआ कहता है, हाँ सुधा, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता था, पर मेरा डर, मेरी हिचक। पहला इकरार इतने वक्त बाद। सुधा की आंखों में आंसू हैं, पर शांति भी। वो पूछती है, हमारा प्यार क्या वो सिर्फ याद बनकर रह जाएगा? और चंदर कहता है, नहीं सुधा, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये तो मेरी हर धड़कन में है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अपना अपराध बोध जाहिर करता है कि उसने सुधा को खुशी नहीं दी। हाँ, कहता है, मैंने तुम्हें कभी अपने पास नहीं रखा। लेकिन सुधा, वो उसे आखिरी पलों में भी तसल्ली देती है। कहती है, नहीं चंदर, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मैं जानती हूँ तुमने मुझे हमेशा सच्चा प्यार किया। अंतिम पल, सुधा अपना सिर चंदर के कंधे पर रखती है और कहती है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रखना। चंदर रोते हुए वादा करता है, कभी नहीं भूलूंगा सुधा, कभी नहीं। सुधा मुस्कुराती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और चंदर वहीं बैठा रह जाता है, टूटा हुआ। और उसी गहरे दुख में उसे वो सच्चाई समझ आती है। सच्चा प्यार पाने का नहीं, देने का नाम है। और अब मैं समझा हूं कि त्याग ही सबसे बड़ा प्रेम है। यह अंत बहुत बहुत मार्मिक है। यह दुख है, पछतावा है, पर इसी के बीच उनके प्रेम की सबसे ऊंची पुष्टि भी है। सुधा का आश्वासन, चंदर का ये बोध कि प्रेम का सार त्याग में है। ये ज्ञान उसे बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला। हाँ, पर शायद यही उसके जीवन को आगे कोई मतलब दे सका। यह अंत दिखाता है कि उनका प्रेम भले ही समाज की नजर में गुनाह हो, पर त्याग की कसौटी पर वो शायद अमर हो गया। तो गुनाहों का देवता के इन अंशों के जरिए हमने देखा कि कैसे एक कहानी भावनाओं का, सामाजिक दबावों का और रिश्तों की उलझनों का एक गहरा आईना बन जाती है। हाँ, चंदर और सुधा का रिश्ता दुनिया की नजर में अधूरा रहा, परिस्थितियों के कारण, शायद उनके अपने डर के कारण। लेकिन क्या उनका प्रेम सच में अधूरा था, या त्याग की उस मंजिल पर पहुंचकर उसने एक अलग तरह की पूर्णता पाली थी? शायद इन अंशों का सार यही है कि प्रेम सिर्फ साथ रहने या पाने का नाम नहीं है। हाँ, ये कभी कभी चुपचाप सहने, दूर रहकर महसूस करने और खुद से ऊपर उठकर त्याग करने का भी नाम है। शायद सच्चा प्रेम वही है जो बस दिया जाए, बिना किसी हिसाब के। बिल्कुल। और ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या समाज के नियम हमेशा इंसान की सच्ची भावनाओं से ज्यादा जरूरी है? या फिर जैसा चंदर को अंत में महसूस होता है, क्या इस तरह के मौन त्याग में ही कोई गहरी पवित्रता, कोई ऊंचाई छिपी होती है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।